प्रीति, सोनी, राणा, ये सब बहुत बढ़िया लिखे हैं। दिनेश बहुत घटिया लिखा है। मतलब कहाँ से छापा है जी? अजीब। कहाँ? फिर वही ना कहे। यहाँ जो पढ़ा रहे थे तो उसको नहीं समझा। वैसे जैसे इन्फ्लेशन वगैरह वाला जो लिखा है तो चलो मेरे नोट्स से लिखा है, सही है। मान लो एग्रीकल्चर वाला भी नोट्स नहीं मिला था तुम लोगों को, जो क्लास में पढ़ा है उससे बहुत बच्चों ने अच्छा लिखा है। नीतीश का बहुत अच्छा आंसर है, इसको सबसे हाईएस्ट मैंने दिया है। इसने कुछ अपना भी इनपुट डाला है, कुछ डाटा भी डाला है। प्रीति है, सोनी है, पूरा मेरा क्लास वर्क को कॉपी की है। राणा जो है कहाँ गया? राणा नहीं आया है, वो बहुत अच्छा लिखा है। संकल्प का प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है, लिखने की कोशिश अच्छा किया है, लेकिन तुम्हारा तो सबसे महान है, ऐसे में बिल्कुल भी नंबर नहीं आएगा। छापना छोड़ दो, बहुत मतलब ऐसा घटिया का तो घटिएस्ट है वो। इंट्रोडक्शन भी खराब, कंक्लूजन भी खराब, बॉडी भी खराब, सारा घटिया है, कट पेस्ट एकदम। तुम उतना लिख भी नहीं पाओगे जितना तुम मेहनत किए हो, तुम लिख भी नहीं। क्लास में कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दो, एक एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, लिख दोगे। कहानी के जैसा लिखना है, नहीं तो फिर मेंस टैकल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है WTO एंड एग्रीकल्चर। WTO एंड एग्रीकल्चर, ये टॉपिक अभी पहला दिन तो हमने एग्रीकल्चर का बाउंड्री बनाया था, सिलेबस समझाया आपको क्या क्या हमारा स्कोप है। और चूंकि पक्का एक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो फर्स्ट क्लास में अब हम लोग देख लिए एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, देख लिए प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी समझ गए, प्रोडक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स देख लिए। अब वहां पर आगे एक टॉपिक है WTO एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने कहा था, जिस समय ये सिलेबस दिया गया था उस समय ये टॉपिक बहुत हॉट था, लेकिन अभी भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन इससे आ सकता है कि डिबेट क्या है, डिबेट ओवर सब्सिडी, डिबेट ओवर सब्सिडी, डिबेट ओवर सब्सिडी अंडर WTO। कि सब्सिडी का विवाद क्या है, सब्सिडी का मुद्दा क्या है WTO के अंदर। इसमें रेफरेंस दे सकता है कुछ कुछ आपको बाली पैकेज का, तो आपको जानना है क्या है बाली पैकेज। आपको रेफरेंस दे देगा पीस क्लॉज का, क्या है शांति अनुच्छेद, पीस क्लॉज, बाली पैकेज से ही निकल कर आया था। क्या है पीस क्लॉज, आपको इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दे देगा कि क्या है TFA, ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट, व्यापार अनुबंध, व्यापार क्या तो हिंदी में है इसका, ट्रेड फैसिलेशन, व्यापार सुविधा अनुबंध, ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट। और ऐसे ही लिखते हैं, पॉपुलर ऐसे ही है, ट्रेड फैसिलिटेशन, ऐसे यही पॉपुलर है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। लेकिन तुम लोग हिंदी पूछोगे इसलिए मैं हिंदी लिख के रखता हूं, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, व्यापार सुविधा अनुबंध। इसका मतलब इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में ये मुद्दा डोरमेंट, वर्तमान में ये मुद्दा बंद पड़ा, वर्तमान में इस मुद्दे में कोई जान नहीं, जो होना था हो चुका है। MSP के बारे में सुने हैं ना, अभी रिसेंट एग्रीकल्चर कानून में MSP को क्या करने की कोशिश की गई है, खत्म करने की कोशिश की गई, कम करने की कोशिश की गई है, उसका महत्व को कम करने की कोशिश की गई है या नहीं। किसान लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं आज, रोहित तुम समझेगा, फेसबुक पे बहुत लिखते हो ना मोदी के खिलाफ, आज तुम समझोगे कि अगर यहाँ राहुल बाबा भी रहता तो वो भी यही काम करता जो मोदी ने किया है। MSP के महत्व को कम करने की कोशिश की गई है या नहीं। योर गवर्नमेंट ऑलरेडी साइंड TFA अंडर WTO, और इसी TFA के एग्रीमेंट में यह है कि इस तरह की सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म किया जाना है। और जब आपके मनमोहन सिंह ने साइन करने के लिए हामी भरा था 2013 में,
तो उन्होंने कहा था कि हम 2014 में साइन कर देंगे, और यह भी बात नहीं थी उस समय कि धीरे धीरे खत्म किया जाना है, था क्या, खत्म कर दिया जाना। लीजिए अब ये पूरी कहानी आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे यहां से मुद्दा इस एग्रीकल्चर का चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो ये बाउंड्री है WTO और एग्रीकल्चर का, कृषि सब्सिडी से संबंधित है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, डिबेट ओवर सब्सिडी, कि सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक निर्यात सब्सिडी भी होती है। अब भारत के पास पैसा है अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी देने के लिए, निर्यातक जो है उसको सब्सिडी देने के लिए है पैसा, तो हम लोग अपने निर्यातक की मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं जो फॉरेन कंट्री है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है अपने एक्सपोर्टर्स को, तो वहां का सस्ता माल यहाँ भर जाता है, भरता है या नहीं। इसका मतलब दो मुद्दा है, एक तो निर्यात सब्सिडी का, हम तो दे नहीं पाते, और हम तो दे नहीं पाते उन LDC की बात करूं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, उनकी तो औकात ही नहीं है सब्सिडी देने की। हम लोगों का तो थोड़ा बहुत हिम्मत कर भी सकते हैं अपने किसानों को, अपने निर्यातकों को सब्सिडी देने की, लेकिन वो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री का मतलब निम्न विकास वाले देश, उनकी तो हैसियत ही नहीं है। दे डोंट हैव औकात टू गिव ट्रकलोड ऑफ सब्सिडीज, उनका औकात ही नहीं। गेटिंग और नॉट। और विकसित देश जो है, डेवलप्ड कंट्री, वो निर्यात सब्सिडी भी दे रहा है, और उसके सस्ते माल भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में और निम्न विकास वाले देशों में भरे पड़े। इसका मतलब मजे ले रहा है विकसित कंट्री, और हमें क्या कह रहा है कि तुम सब्सिडी मत दो, तुम सब्सिडी मत दो, और ये सब्सिडी हम नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा, बतलाओ रोहित, बतलाओ। ये सब्सिडी हम क्यों मांग रहे हैं, ये तो बढ़िया से बतला सकते हो तुम। किसान क्यों मांग रहे हैं ये सब्सिडी? छोड़ो, किसान को तुम नहीं समझोगे, पता हो सरकार क्यों बोल रही है कि कुछ लोग अब सरकार में भी कह रही है ना ये सब्सिडी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार भी MSP देना चाह रही है, सरकार तो लड़ रही है इस MSP के लिए WTO में, और तुम कह रहे हो सरकार MSP खत्म कर रही है, कमजोर कर रही है। और खत्म करना या कम करना भी सरकार की मजबूरी क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया हुआ है, और क्यों साइन किया है, इसके पीछे क्या मजबूरी है, ये भी समझेंगे। यहां पर पहला मुद्दा है फूड सिक्योरिटी का, खाद्य सुरक्षा का। 2013 में जब हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा कानून पास किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उस समय हमारा सब्सिडी बिल था 75,000 करोड़, और ऐसा एज्यूम किया गया कि ये 15-16 तक बढ़ के 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा मात्र 2 साल। अभी आपको पता है सब्सिडी बिल हमारा कोरोना के टाइम में कितना हो गया था? फूड सब्सिडी बिल 4.5 लाख करोड़ कम से कम। चलो ये तो कोरोना था, किसी को खाने के लिए नहीं था, सरकार बांट रही थी। लेकिन एक बात तो इससे क्लियर है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का मतलब अप टू 67% ऑफ पीपल, यू नीड टू फीड अप टू 67% ऑफ पीपल। 67% लोगों को सरकार ने कहा है कि हम खाना खिलाएंगे, जैसा भी मुसीबत हो हम खाना आपको खिलाएंगे, अप टू 67% लोगों। अब ये पॉपुलेशन भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, तो फूड सब्सिडी बिल अपना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न का भी उत्पादन हमें चाहिए या नहीं चाहिए? और MSP क्या करता है? MSP इंश्योर गारंटी प्राइस। MSP क्या करता है? इंश्योर गारंटी प्राइस टू फार्मर टू प्रोड्यूस व्हाट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस। आई एम हियर टू परचेज इफ नो वन विल परचेज। गवर्नमेंट यही कहती है ना किसानों को कि देखो ये 23 फसलों पर मैं MSP दे रहा हूं, और तुमको जो प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस करो, अगर कोई नहीं बाजार में खरीदेगा तो मैं सरकार तुम्हारा अनाज खरीदूं। यही है ना MSP। इससे किसान प्रोत्साहित होगा या नहीं होगा? तो फार्मर्स विल इनकरेज इन प्रोडक्शन, ही विल प्रोड्यूस मोर, तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फूड सफिशिएंसी होगा या नहीं होगा? तो MSP का सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्यों सरकार चाहती है। किसान का तो चलो निजी स्वार्थ हो गया कि सुनिश्चित गारंटी, लेकिन इसका बड़ा मकसद क्या है MSP का? टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना मुहैया कराना, खाद्य सुरक्षा।
तो सरकार इसके लिए कभी मना कर सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? वेलफेयर गवर्नमेंट है ना, कल्याणकारी राष्ट्र है। कभी अपने किसान भाइयों को, गरीब मजदूरों को भूखे छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती है। प्रयास हमेशा रहेगा खिलाने का। लेकिन एमएसपी में खाद्य सुरक्षा, और दूसरा इसका क्या रीजन है एमएसपी का? एक फूड सिक्योरिटी और दूसरा बिल्कुल टू सिक्योर फार्मर, टू एंश्योर फार्मर्स प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, टू एंश्योर फार्मर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, किसानों को उनकी उपज का दाम मिले। ये दो पर्पस है, किसानों को उनका उपज का दाम मिले और खाद्य सुरक्षा। ये एमएसपी का दो पर्पस। एमएसपी का विरोध क्यों करते हैं? क्यों विरोध करते हैं एमएसपी का? एमएसपी का विरोध करते हैं क्योंकि इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बाधा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण नहीं कर पाते हो, क्योंकि एमएसपी में आप सिर्फ कितना फसल, 23 या 24 सरकार जारी करती है, 23 या 24 फसलों में, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता, फसल विविधीकरण नहीं हो पाता है। किसान का ध्यान कहां है? सिर्फ 23 फसलों की तरफ। तो जब 23 फसलों की तरफ ध्यान है तो एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, ये सब पे उसका ध्यान नहीं जाता है, तो किसानों की आय कम होती। आदमी के पास हमेशा दो रास्ता होता है, एक आसान और एक मुश्किल। वो आसान वाला चुन लेता है। किसान सोचता है कि चलो ये प्रोड्यूस करेंगे तो दाम तो मिल जाएगा, और अनाज, गेहूं, धान है, चलो पेट भी भर लेंगे। गेटिंग और नॉट? एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो गया एग्रीकल्चर में, इसकी वजह से। ये बहुत बड़ा रीजन है एमएसपी को खत्म करने के लिए डिमांड उठाती है लोग, और ये बहुत सही भी बात है। इसका सॉल्यूशन क्या है बताइए? एमएसपी को खत्म कर देना या कोई और सॉल्यूशन? और कोई ऑप्शन? देखो, सब्सिडी का तो इकोनॉमिक्स में जो है ना, प्रोडक्शन सब्सिडी को तो सपोर्ट भी करते हैं, कंजम्पशन सब्सिडी को सपोर्ट नहीं किया जाता। जो सब्सिडी उपभोग के लिए दी जाती है उसका इकोनॉमिक्स में कोई स्थान नहीं, वो सरकारें काम करती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, ये बतलाओ कि इस 23 फसलों में देने से फसल विविधीकरण में बाधक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बाधक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बस दविंदर सिंह को फॉलो करो फेसबुक पर, बहुत राहुल गांधी को फॉलो कर लिए, और मनमोहन सिंह और मोदी को। कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को फॉलो करो, यू विल लर्न। उनका ये कहना है कि सरकार से ये पूछना है कि आप 23 के लिए क्यों देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि फसल विविधीकरण है, तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है, अरे ये किसान है, ये अगर प्रोड्यूस करना चाहता है कीवी, तो 2 कीवी में इसको एमएसपी। मतलब अब सरकार के पास इसमें लिमिटेशन क्या? सरकार क्यों नहीं दे रही है? किसानों के साथ दुश्मनी है? क्यों नहीं दे रही है? सरकारों के पास सिर्फ लिमिटेशन है। अरे भैया, धान और गेहूं रखने के लिए तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है तुम्हारे पास, हाँ? कीवी में सब्सिडी दे देगा, और फ्रूट्स में दे देगा, वेजिटेबल्स में दे देगा, कहां रखेंगे? सरकार के पास कोई तंत्र है? अब मेगा फूड पार्क वगैरह डेवलप हो रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो धीरे धीरे ये भी समय आएगा कि सरकार एमएसपी सुनिश्चित करेगी। और सरकार का मनसा क्या है कि टीएफए तो साइन कर दिया है, एक एग्रीमेंट ऐसा साइन किया है जिसमें इस तरह के सब्सिडी को दिया ही नहीं जाना है, एमएसपी के टाइप के सब्सिडी को। और वहां पर क्यों नहीं दिया जाना है? क्योंकि दिस टाइप ऑफ सब्सिडी इनकरेजेस प्रोडक्शन। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो चीपर हो जाएगा कंपैरेटिव टू अदर नेशंस प्रोडक्ट। गेटिंग और नॉट? आप अगर इस तरह की सब्सिडी दे रहे हो तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। और विश्व में कोई और देश का किसान को अगर ऐसा सब्सिडी नहीं मिल रहा है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड को हैम्पर करेगा या नहीं? समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे हैं तो फिर बोलूंगा, राणा बोलो, समझे? अगर आप इस तरह की सब्सिडी दे रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सस्ता। और विश्व में और भी देश हैं जो बेचारा किसी वजह से नहीं दे पा रहा होगा अपने किसान को सब्सिडी, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? महंगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हैम्पर हो रहा है। क्यों?
क्योंकि गलत प्रैक्टिस हो रहा है। आप अपने सामान को सस्ता बेचोगे तो पूरे दुनिया में बिकेगा, लेकिन वो जो बेचारा मजबूर देश है उसके किसान फिर भूखे मरेंगे, उसका तो प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो खुला हुआ है बाजार। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप सस्ता सामान कहीं से भी मंगवा सकते हो। इसीलिए WTO के अंदर इस तरह की सब्सिडी को खत्म करने की बात की गई है, और ये क्या है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, घरेलू सब्सिडी इसमें होता है। हाँ, वो बताऊंगा भाई, पढ़ा है वो तो मुझे पता ही है। तुम 304 नंबर लाया एपीटी में, तो पढ़ा तो है, बता रहा हूं अभी। उसको डी मिनिमस सब्सिडी कहते हैं। अभी तो इन लोगों को बाउंड्री खींच रहा हूं, अभी इन लोगों को पूरी कहानी समझा रहा हूं। इसका मतलब WTO और एग्रीकल्चर का मुद्दा क्या है, सब्सिडी का मुद्दा। एक तरफ सब्सिडी है, घरेलू सब्सिडी MSP, और MSP के बारे में समझ गए कि ये क्यों किसानों के लिए जरूरी है, हमारे देश में क्यों जरूरी है। हमारी सरकार ने यहां पर पहले ही साइन कर दिया है कि धीरे धीरे हम इसको खत्म करेंगे। और बाधक क्यों है, क्योंकि ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बाधक है, फसल विविधीकरण में बाधक है। और ऐसा देखा गया है सामान्यतः हमारे देश में कि इस तरह की सब्सिडी का फायदा जनरली बड़े किसान उठा लेते हैं। लेकिन यह भी बात हम नहीं कर सकते कि अगर कुछ बड़े किसान फायदा उठा रहे हैं तो MSP को खत्म कर दो, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा बड़े किसान फायदा उठा रहे हैं तो वहां कुछ छोटे किसान भी तो फायदा उठा रहे हैं। ये तो सिस्टम की कमी है कि बड़े किसान सारा फायदा ले जा रहे हैं। तो कहना यह चाहिए कि सिस्टम को सही करो जिससे वो बड़े किसान फायदा ना उठा पाए, सभी लोगों को फायदा मिले। समझ में आया मुद्दा, ये MSP का मुद्दा। MSP होना चाहिए या ना होना चाहिए, अगर ये पूछेगा आपको इंटरव्यू में तो क्या बोलेंगे, क्या होना चाहिए। तो ये नहीं पता है कि आपकी सरकार ने कहा है कि हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे। एग्रीकल्चर कानून में, नए एग्रीकल्चर कानून में तो सरकार ने इसको वीक कर दिया MSP को, और ये कोई भी सरकार रहती तो उसको करना था, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ TFA पे साइन कर चुका। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के प्रति न्यूट्रल होकर सोचना शुरू करो, और नहीं तो पॉलिटिकल डिबेट में फंसोगे। तो तुम्हारा कंसेप्ट इकोनॉमिक्स अगर कोई बंदा समझता है तो कभी भी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पड़ेगा, कास्ट पॉलिटिक्स में, रिलीजन पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगा। ये मुद्दा ऑलरेडी, और इसको कम क्यों किया जाना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बाधक है। अगर आज भारत MSP दे रहा है और अगर ये अलाउ हो जाए तो USA भी MSP देगा, वो भी अपने किसानों को इनकरेज करेगा, वो भी सब्सिडी देगा। तो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित होगा या नहीं, सभी देशों में होड़ लग जाएगी सब्सिडी देने की। गेटिंग और नॉट। अब इसको, ये मुद्दा सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि MSP को कम किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये, लेकिन अब जहां वल्नरेबिलिटी हो, जहां हमारे किसान गरीब हो, जहां इतने बड़े भारत देश में फूड सिक्योरिटी की समस्या हो, जहां हमने अपने लोगों से कानून बना के वादा किया गया है कि हम फूड सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे, वादा किया है ना। तो अगर MSP नहीं रहेगा तो भंडार कहां से करोगे। खाद्यान्न को फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहले PDS के अंदर भंडारण करते हो ना, तो कहां से भंडारण करोगे। इसका मतलब आपकी मजबूरी भी है कि MSP जैसा कुछ स्कीम आपको चले। गेटिंग और नॉट। शुरुआत में डेवलप्ड कंट्री ने भी इस बात को समझा था, और उसने ये कहा था कि ठीक है, इस टाइप की सब्सिडी 5% 1986-88 का जो प्रोडक्शन था उसके स्तर पर डेवलप्ड कंट्री देगा। डेवलप्ड, ये मान लिया गया था। गेटिंग और नॉट। मतलब इसको जरूरी भी थोड़ा बहुत समझा गया कि जहां वल्नरेबिलिटी हो, जहां का किसान गरीब हो, जहां लोग भूखे मर रहे हो, तो भैया सब्सिडी देने की जरूरत होगी, प्रोडक्शन को इनकरेज करने की जरूरत होगी। तो डेवलप्ड कंट्री के लिए ये जो लिमिट था वो क्या था, 5% ऑफ देयर प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1986-88, जो 1986-88 में उनका उत्पादन का स्तर था उसका 5% वो सब्सिडी दे सकते थे, डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। और यही चीज था 10% किसके लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देश के लिए। विकासशील के देश के लिए कितना था, 10%। और इसी को कहा गया डी मिनिमस सब्सिडी। इसको क्या कहा गया, डी मिनिमस सब्सिडी।
और इसका मतलब था कि इतना तो मिनिमम कम से कम दिया जाना चाहिए। समझ में आई बात? एमएसपी गलत है या सही? इंटरव्यू में पूछेगा तो क्या बोलोगे? बोलो, और कोई बोलो। बोलो ऋतिक, बोलो एमएसपी सही है या नहीं? इफ वी टॉक अबाउट फेयर इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम एक शुद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं जहां सभी देशों को एक बराबर देखा जाता है, तो ये एमएसपी वहां बाधक बनता है। एमएसपी हैम्पर्स इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज ईच कंट्री वांट्स टू गिव दिस टाइप ऑफ सब्सिडी टू इनकरेज देयर प्रोडक्शन। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो यह एमएसपी हर देश देना चाहेगा और अपने किसानों की उपज को बढ़ाना चाहेगा, क्यों? ताकि उसका उपज बढ़े और वहां का प्रोडक्ट सस्ता हो। लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अल्टीमेटली क्या करेगा? हैम्पर करेगा। इसीलिए इस तरह की सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ के तहत टीएफए एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें खत्म करने की बात की गई थी। लेकिन वल्नरेबिलिटी को देखते हुए, जहां के लोग गरीब, जहां जिस देश के लोग गरीब हैं, जहां का किसान गरीब है, और सबसे बड़ी बात भारत जैसा, ब्राजील जैसा देश जो खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ा निर्णय ले चुका है कि दे विल फीड अप टू 67% ऑफ देयर पीपल, तो उसको खाद्यान्न भंडारण की भी आवश्यकता होगी। इसको कहते हैं इंग्लिश में फूड स्टॉक होल्डिंग। खाद्यान्न भंडारण की आवश्यकता होगी। तो टू मेंटेन सफिशिएंट फूड स्टॉक होल्डिंग, खाद्यान्न भंडारण के लिए अब इन देशों को जरूरी हो गया है कि एमएसपी दें। और इस बात को पहले भी समझा गया अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा, और उन्होंने 5% और 10% तक के इस तरह के सब्सिडी की मंजूरी दी। इसका मतलब एमएसपी कहां दिया जाना चाहिए? देवेंद्र सिंह जो बोल रहे हैं सभी चीजों में दे दो, अरे तो जो बड़ा किसान कीवी और इनका प्रोडक्शन कर रहा है उसको मिलना चाहिए। देवेंद्र सिंह लेफ्ट इकोनॉमिस्ट हैं, समझ में बात आ रही है? देवेंद्र सिंह लेफ्ट इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं सब चीज में दे दो। कैसे दे देंगे सब चीज में? जहां वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि जहां पर गरीबी है, जो किसान अपने सफिशियंसी के लिए उस फूड ग्रेन को उगा रहा है, उसका भंडारण जरूरी है। अगर कीवी नहीं रहेगा तो हम भूखे मर जाएंगे तरफ तरफ के, कि आज कीवी नहीं खाया, मर जाएंगे। और अगर गेहूं नहीं मिला, चावल नहीं मिला, तो हम तरफ तरफ के। इसीलिए एमएसपी भाइयों एवं बहनों इन्हीं 23 फसलों में दिया जा रहा है। देवेंद्र सिंह गलत हो गए? गलत हुए या नहीं? फेसबुक में चीख चीख के कहते हैं कि सरकार को सभी फसलों में दें। सभी फसलों में क्यों दें? पहले तो अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट है, और सभी फसलों में देंगे क्यों? कहां भंडारण करेंगे? और सरकार का जवाबदेही क्या है? टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो सरकार को तो उसी का भंडारण करना है ना जिसकी जरूरत है। तो सरकार उन्हीं फसलों में एमएसपी देती है जिससे बहुतायत ही गरीब लोग, गरीब किसान जुड़े हुए हैं। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। और जो कीवी का फसल उत्पादन कर रहा है, अनार का कर रहा है, वो कुछ हद तक सक्षम किसान है जो कि सफिशिएंट है। गेटिंग और नॉट? इसीलिए वल्नरेबिलिटी को देखते हुए इन 23 फसलों में दिया जा रहा है, और इस तरह से हम लोग इस लिमिट को भी फॉलो कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड भी हैम्पर नहीं होगा, और हमारा जितना लिमिट है उतना लिमिट में हम लोग सब्सिडी देंगे। समझे? 2013-14 में तो जो साइन हुआ था, साइन होना था टीएफए, उसमें इस सब्सिडी को भी खत्म करने की बात की गई थी। ये हमारे लिए चैलेंज था कि अगर हम लोग कुछ सब्सिडी भी ना दे पाए तो हमारा किसान तो भूखे मर जाएगा। और इंडिया हैज टेकन द लीड रोल, और डेवलपिंग कंट्री के बिहाफ पे इंडिया ने फाइट किया, और बार्गेनिंग करते 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 ये हासिल करवा लिया है कि ये इस तरह की सब्सिडी जब तक जरूरत हो तब तक दी जाए। गेटिंग और नॉट?
मतलब जब तक किसी देश का किसान वल्नरेबल है तब तक इस तरह की सब्सिडी दी जा सकती है। डब्ल्यूटीओ अब इसको मना नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट of India has won in the WTO fight against subsidy। इंडिया सब्सिडी का जो विवाद था उसमें डेवलपिंग कंट्री की तरफ से लड़ा और जीता। और मनमोहन सिंह के समय अगर बात करें तो ये लोग तो सरेंडर कर चुके थे कि हम टीएफए पर साइन करेंगे। अब देखो कहानी सुनो, अब थोड़ा सा और समझ में आएगा। पूरा मुद्दा समझ में आ गया? चलो अब डब्ल्यूटीओ और एग्रीकल्चर का जो सब्सिडी का मुद्दा है वो 3 पिलर्स पे काम करता है। और जो लोकनाथ जी बैठे हुए हैं गाल पे हाथ रख के, तो कुछ कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पिलर 3 पिलर्स पे काम करता है। अभी तक जो समझाया देखो ये लिख ली, ये लड़का लिख लिया, ये भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है। कौन कौन अभी तक पेन नहीं चलाया? सही सही बता दो। जैसे कि एक तो परशुराम जी, आप तो समय से आइए प्रभु, कहानी तो खत्म हो गई। जल्दी से एडजस्ट कीजिए। कहे कि हम मानते हैं कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं और आप कर भी लेंगे 8 लेक्चर 5 लेक्चर जो भी आपका छूटा है, लेकिन फिर भी यहीं कहीं कमी रह जाएगी। इसलिए जागिए, अब जल्दी से उठना शुरू कीजिए। WTO एंड एग्रीकल्चर has 3 pillars। 3 स्तंभों पर यह जो है सिद्धांत, ये WTO का एग्रीकल्चर का मुद्दा 3 सिद्धांतों पर निर्भर। पहला जो पिलर है स्तंभों पर, सिद्धांत पर है 3 स्तंभों पर। पहला है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस, बाजार में पहुंच। मार्केट एक्सेस ऐसे ही लिखो, मार्केट एक्सेस। डब्ल्यूटीओ कहता है हर एक देश को कि हर देश एक दूसरे देश को अपना बाजार तक पहुंच का इजाजत दो। मतलब इंडिया यूएसए में बेच सके, यूएसए इंडिया में बेच सके, इंडिया साउथ अफ्रीका में बेच सके, तो चाइना भी साउथ अफ्रीका में बेच सके। मतलब मार्केट एक्सेस का सिद्धांत है यहां कि हर देश एक दूसरे के बाजार तक, हर देश का पहुंच एक दूसरे के बाजार तक हो। इसके लिए क्या करेगा हर देश? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा। क्या करेगा? क्या करेगा? स्वीट कम करेगा। गलती, अभी तुम गलत बोलती ना, तुम्हें भेज देता फिर से पढ़ने। रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज, आयात कर को कम करना। आयात कर को कम करना मतलब डब्ल्यूटीओ चाहता है कि मुक्त व्यापार हो। इसके लिए हर देश से वो चाहता है कि आयात शुल्क कम से कम हो, ताकि एक देश दूसरे देश के बाजार तक अपनी पहुंच बना सके। इससे ओवरऑल आप ही लोगों को फायदा होगा। फ्रांस का शराब पिएंगे, स्विट्जरलैंड का घड़ी पिएंगे, घड़ी पहनेंगे, है कि नहीं? मार्केट एक्सेस। दूसरा जो पिलर है इसमें यह है एक्सपोर्ट कंपटीशन। एक्सपोर्ट कंपटीशन, निर्यात प्रतिस्पर्धा। इसको हिंदी में लिखते हैं निर्यात प्रतिस्पर्धा। एक्सपोर्ट कंपटीशन, इसके लिए क्या करेगा डब्ल्यूटीओ? निर्यात प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी को कम करना। रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडीज, निर्यात सब्सिडी को कम करना। देखना सब्सिडी अगर मैं गलत लिखूं तो सही कर लेना। निर्यात सब्सिडी को कम करना। निर्यात सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी, जैसे अगर आप कुछ यहां से सब्सिडी कर रहे हैं तो सरकार आपको सुविधा देती है
कहती है कि यहाँ का सामान बाहर बिकेगा तो इंडिया को डॉलर मिलेगा। तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है, तुम जो यहाँ से तूती कोड़ीन अपना माल ले जा रहे हो, जाओ, तुमको टैक्स नहीं लेंगे, फ्री में ले जाओ माल। तो एक्सपोर्टर को थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया। इस तरह का कुछ सब्सिडी, ड्यूटी कम लेना, ठीक है, कह देगा कि जितना टोल आएगा जाओ, टोल पे एक्सपोर्टर को पैसा नहीं लगेगा, इस तरह का सब्सिडी। तो क्या कहता है WTO कि हर देश जो है वो अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी नहीं देगा, ताकि मुक्त व्यापार में जो सफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाए, जिस देश का एक्सपोर्टर एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा उसका माल बिकेगा। मतलब किसी को आप फायदा मत पहुंचाओ। तो सही ही कह रहा है एक तरह से। लोग इससे क्या होगा, इवॉल्व होंगे, इनोवेशन करेंगे और अल्टीमेटली होल द ग्लोबल वर्ल्ड विल डेवलप। सब विश्व आगे बढ़ेगा, विश्व की समृद्धि होगी। नहीं तो सब्सिडी दे दे के आपको मजबूर किए हुए रहेंगे, मजबूर किया हुआ रहेगा, आप अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगे। दोनों पिलर। तीसरा पिलर है डोमेस्टिक सब्सिडी का मामला, घरेलू सहायकी, घरेलू सब्सिडी, डोमेस्टिक सपोर्ट भी इसको बोलते हैं। और इसी में WTO कहता है कि रिड्यूस एम्बर बॉक्स सब्सिडी, रिड्यूस एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी को कम करना। एम्बर ऐसे लिखते हैं, एम्बर जो कलर होता है वो हल्का पीला टाइप का कलर होता है, ऐसा जैसा वो विवेकानंद जी में है ना, हल्का पीला पीला। एम्बर, एम्बर का मतलब, अच्छा रेड लाइट ग्रीन लाइट देखे हो ना, तो जब येलो लाइट जलती है तो क्या करते हैं हम लोग, तेजी से दौड़ जाते हैं कि अब बंद होने वाला है, पार कर जाते हैं। क्या करते हैं येलो लाइट देख के? बोलिए निशा जी, बोलिए क्या करते हैं येलो लाइट? स्लो हो जाते हैं कि अब लाल बत्ती जलने वाली है, धीरे धीरे। तो एम्बर का मतलब क्या हो गया, गेटिंग और नॉट, कि धीरे धीरे इसको कम करना, जो अभी समझा रहे थे MSP वाला। इसी एम्बर बॉक्स सब्सिडी में MSP जैसी सब्सिडियां हैं। MSP जैसी सब्सिडियां भी हो सकती है, मतलब और भी सब्सिडी हो सकती है जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ जाए। कोई वैसा सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी जो किसानों का उत्पादन बढ़ा दे। अब अगर भारत सरकार किसानों को यह समझा रही है कि फलाना टाइप का पेस्टिसाइड्स ले लो, नहीं तो तुम्हारा फसल खराब हो जाएगा, तो ये यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ओवरऑल वेलफेयर के लिए कर रही है, आपको इन्वायरमेंट के लिए बतला रही है कि ये इस टाइप का पेस्टिसाइड यूज करो, फसल अच्छा होगा। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, इतना अवेयरनेस आपको देने का हक है। और यहां पर जो भी सब्सिडी अगर दिया भी जाता है वो सरकार देगी, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं देगी। जैसे अगर इलेक्शन फंडिंग अंबानी से करवा रहा है मोदी, और कान में फोन करके चुपके से कह दे कि अंबानी जी आप ही सब्सिडी दे दो, एग्रीकल्चर सब्सिडी, तो ये ऐसा नहीं होगा। WTO कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट जो है एग्रीकल्चर, वो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है। भारत के किसानों के लिए वो रोड बनवा सकता है, उनके घर आवास बनवा सकता है, टेलीफोन का कनेक्शन जियो फ्री में कर सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसानों का उत्पादन सीधे बढ़े। मतलब यहां एम्बर बॉक्स में उन सब्सिडियों को डाला गया है जिससे किसान प्रोडक्शन में इनकरेज होते हैं और उत्पादन उनका बढ़ जाता है। और इसको रखने का यही कारण है कि अगर यहां इस तरह की सब्सिडी हर देश देने लगेगा तो सभी की कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ओवरऑल किसानों को फायदा नहीं होगा, सब आपस में लड़ने लगेंगे। सभी देश एक दूसरे को हराने के लिए अपने किसानों को सब्सिडी देना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल जो है इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर होगा और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाएगी, क्योंकि कीमत किसी को नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा सामान। तो रिड्यूस एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स रेड लाइट के कंसेप्ट से ही लिया गया है, और इसका मतलब है कि धीरे धीरे, कम, बहुत ज्यादा नहीं। इसीलिए 5% और 10% दिया था, इसमें क्लॉज कर दिया था, उसी को डी मिनिमस सब्सिडी कहते हैं। तो इस एम्बर का मतलब, येलो का मतलब धीरे धीरे कम करना। WTO में कोई भी रेड बॉक्स सब्सिडी नहीं है, जितना भी बुक लिखा है वो गलत लिखा है।
देयर इज नो रेड बॉक्स सब्सिडी इन डब्ल्यू। इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, पता नहीं कैसे कान में आके कौन कह दिया कि लिखा हुआ किताब में लाल बक्सा सब्सिडी, ऐसा कोई सब्सिडी नहीं। यहां पर 3 तरह की सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। अभी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे क्या है। तो डब्ल्यूटीओ इस 3 सिद्धांत पे काम कर रहा है कि अब हर देश को बोल रहा है कि मार्केट एक्सेस दो, कह रहा है एक्सपोर्ट सब्सिडी कम करो और डोमेस्टिक सब्सिडी को कम करो। बहुत ही अच्छा बात कह रहा है, कहीं गलती नहीं है। लेकिन पता है डेवलप्ड कंट्री क्या करता है, खूब एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है अपने एमएनसी को, और वहां का सस्ता माल यहां पर बिकता है। वो अपना बात मानने के लिए तैयार नहीं, और भारत जैसे कंट्री पे दबाव डालता है कि तुम एमएसपी को खत्म करो। गेटिंग और नॉट? इसी में आपके मोदी जी ने 2016 में स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, अभी बतलाता हूं समझ में आएगा, हिंट देते चल रहा हूं। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म कि छोटे देश जो हैं, डेवलपिंग कंट्री जो हैं, उनको स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म दिया जाना चाहिए कि जो बड़े देश एक्सपोर्ट सब्सिडी देके अपना सस्ता माल भेज देते हैं तो ऐसा ना कर पाए। मतलब कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ फोरम में इसका विरोध भी किया कि जो बड़े देश एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं उसको खत्म करो। गेटिंग और नॉट? और इंडिया ने यह भी बात मनवाया कि हम एमएसपी देंगे जितनी हमें जरूरत होगी। अब बताओ, जो किसान धरने पर बैठा हुआ है वो अगर कहे कि दविंदर सिंह जैसे लोग कहें कि सभी फसलों में एमएसपी दो, तो ये सही है? कर पाएगा तुम्हारा सरकार? कोई भी? ऑलरेडी टीएफए डब्ल्यूटीओ के अंदर साइन किया हुआ है, धीरे धीरे इसको हम कम करें। तो जितनी जरूरत है उतनी दो ना, अपने फार्मर्स को जितनी जरूरत है उतनी दो। आप फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो तो धान गेहूं के लिए दो, ज्वार बाजरा रागी के लिए दो। ये नहीं कि एक्सोटिक वैरायटी जिसको पैदा करना होगा, जो रिस्क लेगा, जो अमीर फार्मर होगा वो पैदा करेगा, स्टोर करेगा। इसका मतलब यह कहना कि फसल विविधीकरण में बाधक है और फसलों के लिए दिया जाना चाहिए, ये गलत बात। एमएसपी में ये कहकर भी मना कर देना कि सिर्फ ये बड़े फार्मर्स को दिया फायदा होता है, इसको बंद कर दो, तो नहीं, ऐसा भी नहीं। अरे बड़े फार्मर्स अगर फायदा उठा लेते हैं तो कुछ छोटे फार्मर्स को भी तो फायदा मिलता होगा, इसलिए इसको कंप्लीटली बंद भी नहीं किया जा सकता। आप सिस्टम को सुधारने की कोशिश कीजिए कि छोटे किसानों को इसका फायदा मिले। तो एमएसपी हमारे लिए जरूरी है, किस लिए? खाद्य सुरक्षा के लिए और किसानों की वल्नरेबिलिटी को दूर करने के लिए एमएसपी इसलिए जरूरी है। और जितनी हमें मंजूरी है उतना ही काम हम कर सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर हमारे में लिमिटेशन है कि इस सब्सिडी को बहुत ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो वही काम कर रहे हैं, वही मोदी कर रहा है, वही राहुल भी करता, वही लालू यादव भी करते, वही मुलायम सिंह भी करते। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, करना तो काम यही था। निश्चित ही कम करना पड़ेगा। जहां तक किसान की वल्नरेबिलिटी है, जो किसान मर जाएगा एमएसपी के बिना, वहां दिया जाना चाहिए। आप मतलब उनको इस तरह से इनकरेज नहीं कर सकते कि आप जिस फसल का भी उत्पादन करेंगे हम एमएसपी दें। जहां किसानों की वल्नरेबिलिटी, आज अगर रिजर्वेशन दिए जाने की बात की जाती है या कुछ फ्रीबीज सरकार बांटती है, अगर आप लोगों को सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है, किन लोगों को चुनती है? सोशली बैकवर्ड का क्राइटेरिया है, वल्नरेबिलिटी का क्राइटेरिया है, एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया। जिन लोगों को अभी तक फायदा नहीं मिला उसको दिया जाए, या धनी लोगों को सब्सिडी देने का प्रावधान है। ये तो समझने लॉजिक है कि आप एमएसपी क्या है? सब्सिडी है। आप किसको सब्सिडी दोगे? अमीर किसान को सब्सिडी दोगे। क्राइटेरिया में ही है। डब्ल्यूटीओ कहता है, यही तो है कि आपको 10% देना है। और इंडिया यही नहीं कह रहा है, इंडिया इस आधार वर्ष को भी चेंज करने के लिए कह रहा है बेचारा, उस समय इंडिया के पास तो बैल से खेती होती थी तो उस समय इंडिया का प्रोडक्शन क्या था? बहुत कम था। तो इंडिया इसके लिए भी डिमांड कर रहा है कि हमारा ये चेंज करो भाई, 2002-4 का दे दो, जहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% के लगभग था, है कि नहीं? तो हम ज्यादा और थोड़ा सब्सिडी दे पाएंगे। तो इंडिया लड़ रहा है
और इंडिया एमएसपी की जरूरत को समझता है। एमएसपी, इसीलिए मोदी, आपका प्रधानमंत्री क्या कहता है कि एमएसपी था, रहेगा, मेरे बाद भी रहेगा, कहता है या नहीं कहता? किसी का हिम्मत नहीं है एमएसपी को खत्म करने का, और भारत में एमएसपी खत्म नहीं होगा जब तक वल्नरेबिलिटी है। यही डब्ल्यूटीओ में भी एग्रीमेंट हुआ है। डब्ल्यूटीओ ने भी लास्ट में इंडिया का बात माना है और ये कहा है जब तक वल्नरेबिलिटी है, जब तक जरूरत है, तब तक आप लोग इस तरह की डोमेस्टिक सब्सिडी दे सकते हैं। ये 2016 में फिक्स हुआ है। तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को मानते हुए इस अगर एग्रीकल्चर कानून पास नहीं होता, अगर उसमें क्या किया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं किसानों को मंडी के, ताकि एमएसपी पर निर्भरता उसकी धीरे धीरे कम हो जाए और इस 10% के सब्सिडी वाले लिमिट के लेवल को हम पार न कर पाए, तो जो हमारा वल्नरेबल किसान है उसको फायदा भी मिल जाएगा और डब्ल्यूटीओ के मानदंडों का हम लोग उल्लंघन भी नहीं करेंगे। गेटिंग और नॉट? तो सरकार का यह प्रयास है। समझे कि नहीं समझे? कलम के सिपाही समझ गए? बेस ईयर, उस समय ना इंडिया में बैल वैल से उत्पादन होता था, हम लोग बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्शन में सफिशिएंट, तो हमारा ये कह रहा है 10% ऑफ प्रोडक्शन लेवल ऑफ दिस ईयर। उस समय तो उत्पादन बहुत कम था, तो 10% तो बहुत कम हुआ ना। अब कह रहा, अब ये जो ईयर है ये इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत बढ़िया था, 4% ग्रोथ हम लोग टच कर गए थे एग्रीकल्चर। उस समय नारा दिया जा रहा था इंडिया के लिए, इंडिया शाइनिंग। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के समय एग्रीकल्चर 5 ईयर प्लान तक इंडिया का एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ। तो उस समय को अगर दे दोगे तो ये 10% इंडिया के लिए ज्यादा हो जाएगा, तो इंडिया अपने किसानों को ज्यादा सब्सिडी दे सकता है। यहां का उत्पादन 10 किलो था और यहां का उत्पादन 20 किलो था, ये कह रहा है 10 किलो का 10%, यहां कह रहा है 20 किलो का 10%, तो ऑब्वियस है ना ये ज्यादा हो जाएगा, तो इंडिया ज्यादा सब्सिडी दे पाएगा। इसलिए इंडिया बार्गेनिंग कर रहा है, कह रहा है कि इस बेस ईयर को भी चेंज, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है कि हम लोग तो उस समय मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग करते नहीं थे आपके जैसा। डेवलप्ड कंट्री तो बहुत पहले डेवलप्ड हो गया था, तो उसका प्रोडक्शन का स्तर क्या था, ज्यादा था, तो उसके लिए 5% भी बहुत ज्यादा है और हमारे लिए 10% भी क्या है, बहुत कम। 2013-14 में हम लोग इस 10% के लिमिट को पार कर गए थे, ज्यादा सब्सिडी देने लगे थे, अभी फिर कम दे रहे हैं और इसको इसी लिमिट में रहना है। इसका उत्पादन का स्तर का, इस समय जितना भी उत्पादन हुआ था उसका 10%, तो ये बेस ईयर ओल्ड हो गया ना। अब ये उस समय उत्पादन तो नहीं था उतना, सफिशिएंसी नहीं थी उतनी, इसीलिए इसको भी चेंज करने की बात। आया पूरा मुद्दा समझ में? चलिए आगे चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सब बता रहे हैं। अभी तो बताया कंक्लूजन, अभी तो बतलाया, एमएसपी के बारे में भी बतला दिया है, अभी सब्सिडी के बारे में और अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी आपसे मैंने पहले ही सवाल डाल दिया कि इंटरव्यू में पूछेगा कि ये जो कृषि कानून में एमएसपी को कमजोर किया जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा, कमजोर किया जा रहा है, किसानों के सामने ना ऑप्शन डाल दिया है कि तुम कहीं और भी बेचो, तो आपसे ये पूछेगा। एमएसपी के रिलेवेंस के बारे में पूछेगा, ये आपसे सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, एमएसपी क्या है, एमएसपी की जरूरत क्या है, क्या भारत में एमएसपी खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये सब इंटरव्यू में भी सवाल हो सकते हैं, मेंस में भी हो सकते हैं। एमएसपी गारंटी प्राइस है, किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है, किसानों के लिए गारंटी प्राइस है ये, लेकिन इससे इसका जो है कि बड़े किसान फायदा उठा लेते हैं और क्रॉप विविधीकरण में, फसल विविधीकरण में ये बाधक, इसलिए कहकर इसको लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी जरूरत भी है, क्यों? क्योंकि कुछ किसान वल्नरेबल हैं, उनको गारंटी दी जानी चाहिए। हम लोग खाद्य सुरक्षा कानून पास किए हुए हैं, अगर नहीं एमएसपी देंगे तो हो सकता है किसान धान गेहूं उपजाने में इंटरेस्ट ना ले, तो हमारा प्रोडक्शन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए एमएसपी देना भी जरूरी है। ठीक है, और जहां तक रही बात कम करने की, क्या समझते हैं सरकार इसको खत्म कर रही है? तो सरकार कैसे खत्म कर सकती है? सरकार तो डब्ल्यूटीओ में इसके लिए लड़ रही है,
पिछले कई दशकों से कि हमको एमएसपी देने दो, हमको एमएसपी देने दो। सरकार तो इस डोमेस्टिक सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मांग कर रही है अंतरराष्ट्रीय फोरम पे, और न मोदी बल्कि मनमोहन सिंह भी, यूपीए भी और एनडीए भी, दोनों डब्ल्यूटीओ पे लड़ रहे हैं कई दशकों से कि हमको डोमेस्टिक सपोर्ट देने दो, मतलब एमएसपी देने दो। तो आपकी सरकार के पागल है कि एमएसपी खत्म कर देगी? अब कह रहा है कि लिखित में दो। अच्छा, सरकार इतनी कमजोर हो गई कि आपको लिखित में, किसानों का मांग क्या है, लिखित में दो। अरे सरकार को जब जैसे जरूरत होगा, जिसमें होगा उसमें देगी, उसमें नहीं देगी। सरकार क्या इतना कमजोर हो गई कि किसान मानते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का सरकार है, लेकिन सरकार का इतना कम, तो फिर वही किसान को बैठा दो, मोदी को 2 झापड़ मार के गिरा दो, किसी को भी उठा के बना। अरे गवर्नमेंट कैसे काम करती है? एक बॉडी है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, और वहां पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां पर इकोनॉमिस्ट है, सभी लोग हैं। अगर हम सबकी बात इस तरह से मानने लगेंगे तो ये तो सब नहीं हो पाएगा ना। वहां तो लोग बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जहां जो देश, अगर पूछता है इंटरव्यू, कहीं कि जो देश डेवलपिंग कंट्री के साथ में खड़ा होकर डब्ल्यूटीओ से लड़ रहा है एमएसपी के लिए, डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए, एमएसपी के साथ इस वर्ड को भी जोड़ना, घरेलू सहायता, डोमेस्टिक सपोर्ट, तो वहां पर एमएसपी वो खत्म कैसे करेगा? सरकार ने कभी नहीं कहा है। अगर आप पेपर में ऐसा पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, आपके कान में ऐसी बातें डाली जा रही हैं, तो ये गलत मिथ है। सरकार हमेशा एमएसपी के साथ में, जहां किसान वल्नरेबल है वहां पर एमएसपी दी जानी चाहिए। और अगर फसल विविधीकरण में भी बाधक है, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी किसान जो उपज करना चाहता है वो करता है। जिस किसान को ज्यादा रिटर्न चाहिए वो आज कीवी लगाएगा या नहीं? आज पता है, अभी मटर लगा चुका, मेरा एक स्टूडेंट है, वो अभी खेती करता है, तो हमने कहा कि अरे, तो हमने कहा खेत में क्या लगा हुआ है? तो वो कहा कि मटर लगाए हैं सर। तो हमने कहा कि चलो तब तो 14 जनवरी को मिलेगा। कहा नहीं, 14 जनवरी तक का, वो तो अभी जब मटर 100-120 रुपए किलो रहेगा तभी मेरा मटर खत्म हो जाएगा। उस समय तक तो मेरे खेत में तरबूज लग जाएगा जो होली तक तैयार होगा। गेटिंग और नॉट? मतलब जो किसान सफिशियंट है, बड़े स्तर पर खेती कर रहा है, वो एमएसपी थोड़ा ही ना देख रहा है, वो एमएसपी नहीं देख रहा है। तो कमजोर करने की कोशिश की गई है कि थोड़ा सा ये लोग भी अपना दिमाग लगाए, इनोवेटिव बने, ये नहीं कि जिसमें मिल गया वही खेती कर रहा है। थोड़ा सा किसान भी इंपावर्ड बने, और अब कर रहे हैं, किसानों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तरह तरह से खेती कर रहे हैं। चलिए अब AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कृषि समझौता, इसको हिंदी में कहते हैं कृषि समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। कृषि समझौते के तहत 2 टाइप्स ऑफ सब्सिडी की चर्चा की गई है डब्ल्यूटीओ। 2 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। कृषि समझौते के तहत 2 तरह की सब्सिडी की चर्चा की गई है। एक डोमेस्टिक सब्सिडी और दूसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी, इसको कहते हैं घरेलू सब्सिडी, और इसको कहते हैं निर्यात सब्सिडी। इस 2 तरह की सब्सिडी की चर्चा डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें किया गया। और ये जो है सब्सिडी, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो मोस्टली बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। इसको हिंदी में लिखेंगे ज्यादातर कम विकसित देश, मोस्टली बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया समझते हो कहां है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्यों कहते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड कौन है? तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश, इसका नाम कैसे पड़ गया? और कोई? हाँ बोलिए। हाँ
जितना औपनिवेशिक कंट्री था ना उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला गया था। गरीब देशों को, जितना भी जो गुलाम राष्ट्र फिर से धीरे धीरे आजाद हुआ तो सबको थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो ये जनरली सभी लोग गरीब है ना, तो मोस्टली बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सभी तीसरी दुनिया के देशों, गरीब देशों, निम्न विकास वाले विकासशील देश, आप ये कह सकते हो विकासशील देश। यहाँ निम्न विकास वाला देश जो होता है वो दे भी नहीं पाता है क्योंकि उसकी हैसियत नहीं। एक्सपोर्ट सब्सिडी कौन देता है, लिखो, मोस्टली बाय फर्स्ट वर्ल्ड, मोस्टली बाय फर्स्ट वर्ल्ड countries, mostly by first world countries, that is developed countries, that is developed countries, ज्यादातर विकसित देश, पहली दुनिया के देश के द्वारा। अच्छा ये बताओ ये सब्सिडी क्यों देता है, ये विकासशील देश क्यों देता है डोमेस्टिक सब्सिडी? जो अभी हम लोग बतलाए, वल्नरेबिलिटी दूर करें। एक और कारण है, बोलो, रोहित बतलाएगा। नहीं, वो तो हमने बतला दिया, इकोनॉमिक्स रीजन। एक और बतलाओ, वोट बैंक, टू अपीज फार्मर्स। देखते हो इलेक्शन के समय में एमएसपी 350 बढ़ने लगता है, 500 बढ़ने, ये गलत, यही हर्ट करता है, यही आपके इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को चौपट करता है। टू अपीज फार्मर्स, देयर वोट बैंक, ये हिडन एजेंडा होता है। इसको सरकार कभी कभी वोट बैंक के रूप में यूज, जो गलत होता है। दिया जाना चाहिए एमएसपी किसानों की वल्नरेबिलिटी को देखकर, और हमारे देश में एमएसपी क्यों दी जाती है? इलेक्शन को देखकर। तो बताओ कम किया जाना चाहिए इसके महत्व को या नहीं किया जाना? अवेयर हो रहे हो ना, कुछ कुछ लिखते जाना, हिंट करते जाना। यहां पर ये क्यों दिया जाता है? फॉर वोट बैंक। एक दिमाग में ये भी बिठा लो, हंसी मजाक के लिए यहां एक स्माइली दे दो कि सर ऐसे ही मजाक में बोले थे। इसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक ये भी रीजन है एमएसपी दिए जाने। तो जब आपको पूछेगा एमएसपी खत्म किया, तो खत्म किया जाना चाहिए, कमजोर किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट जो है वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। तो जहां वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो तो वहां इसको नहीं देना चाहिए, जहां वल्नरेबिलिटी हो वहां दी जानी चाहिए, है या नहीं? और यहाँ ये कौन क्यों देता है ये एक्सपोर्ट सब्सिडी? यहां भी एक एजेंडा है। ये जितने एमएनसी है ना, सब सरकार चलाते हैं वहां पर। ये अमेजन वगैरह जो देख रहे हो, ये सब छोटा, अमेजन तो हम लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियां। तो यहां पर ये लोग किसको खुश करने के लिए करता है? टू अपीज लार्ज एमएनसीज, बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुश करने के लिए ये लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है। और ऐसे एक्सपोर्ट सब्सिडी जनरल टर्म्स में क्यों दिया जाता है? टू सपोर्ट द एक्सपोर्टर। तो इसको कम करने की बात कर रहा है, यही सरकार से आग्रह कर रहा है डब्ल्यूटीओ कि इस तरह की चीजों को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। ना तो आप एक्सपोर्ट सब्सिडी दो और ना ही आप डोमेस्टिक सब्सिडी दो। ये विकसित देश करता है और ये विकासशील। तो दो तरह की सब्सिडी की चर्चा होती है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, एक घरेलू और एक एक्सपोर्ट सब्सिडी। और दोनों के लिए बात क्या किया है? कम किए जाने की जरूरत है। उसके बाद अच्छा, तुम लोगों को अगर ये पूछे कि अगर इतना जितना भी लिखा हुआ इन दोनों को देखकर अगर ये पूछे कि इन दोनों में से किसको अगर दिया जाना चाहिए तो किसको थोड़ा बहुत दिया जाना चाहिए? सभी लोग डेवलपिंग कंट्री के हैं, इसको फेवर करेंगे, है कि नहीं? और सही में किया भी जाना चाहिए। ये सब्सिडी इसलिए दी जा रही है, अगर इस पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़ दीजिए तो ये सब्सिडी क्यों दी जा रही है? अगर ये नहीं होता, दिनहीन लोग नहीं होते, तो ये सब्सिडी की कोई जरूरत। टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यहां पर लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके उसके लिए दी जा रही है। टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, 2 वक्त की रोटी के लिए दी जा रही है। यहां दी जा रही है दिनहीनता को दूर करने के लिए। और यहां क्या क्यों दिया जा रहा है? इसका मकसद समझना है, ये डेवलप्ड कंट्री का मकसद। टू कैप्चर द
टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, विदेशी बाजार को कब्जा करने के, भारत का बाजार को कब्जा कर लो, ये सोच रहा। बताओ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा किया था कभी। टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, विदेशी बाजार को कब्जा कर लो। इसका मतलब इसी पॉइंट को तो वहां इंडिया कहता होगा बार बार, जब लड़ने जाता होगा WTO में डेवलपिंग कंट्री के लिए, तो कहता होगा ना, भाई हम लोग दिनहीन हैं, गरीब हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किए हुए हैं, और आप हमें कह रहे हो कि डोमेस्टिक सब्सिडी खत्म कर दो। और एक तरफ ये MNC को सपोर्ट करने के लिए MNC का सस्ता माल भेज देता है एक्सपोर्ट सब्सिडी देके, और इसका क्या, गेटिंग और नॉट। यहीं पर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मोदी बार्गेनिंग किया है, अभी इसको बताऊंगा। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, जहां MNC का सस्ता गुड़ आपके देश में आएगा तो वहां स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म प्रोटेक्शन ले सकता है। डेवलपिंग कंट्री कह सकता है कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म में इस तरह के प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं आएंगे। तो ये अच्छी बात हुई है या नहीं हुई? इसके लिए भी जीत हुई है डेवलपिंग कंट्री। चलिए आगे। अब डेवलप्ड कंट्री क्या कहता है, इसमें एक और मुद्दा है। डेवलप्ड कंट्री क्या कहता है कि तुमको हमने मना किया है देने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी, दो जितना देना है दो, हमने तो मना नहीं किया। क्योंकि दोनों का क्या है कि उसका है WTO में कि एक्सपोर्ट सब्सिडी कम दी जानी चाहिए, तो जो जिसकी जितनी हैसियत है वो दे रहा है। लेकिन कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक्सपोर्ट सब्सिडी में कि इसको खत्म कर देना चाहिए। तो विकसित कंट्री कहता है भाई हमारे पास है, हम दे रहे हैं, हम तो कम ही दे रहे हैं, और सही में कम ही दे रहा है, लेकिन उनका कम भी बहुत ज्यादा है। बता रहा हूं। और डेवलपिंग कंट्री क्या कह रहा है, डेवलपिंग कंट्री के पास तो देने का औकात ही नहीं, वो तो दे ही नहीं सकता है। इसमें क्या लिमिट है मैं बतला रहा हूं। इसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ है, नीचे अब लिख लो, एक्सपोर्ट सब्सिडी के तरफ नीचे लिख लो। इसमें जो लिमिट है ये है डेवलप्ड कंट्रीज टू कट बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू कट देयर एक्सपोर्ट सब्सिडीज 36%, और डेवलपिंग कंट्री टू कट देयर एक्सपोर्ट सब्सिडी बाय 24%। और लीस्ट डेवलपिंग के लिए क्या सोचते हो, क्या हो सकता है? निम्न विकास वाले देश के लिए नॉट एप्लीकेबल। मैंने कहा ना, दीज कंट्रीज डोंट हैव औकात टू गिव ट्रकलोड ऑफ सब्सिडीज। इनका औकात ही नहीं, हैसियत ही नहीं, खाने को है नहीं, बनाना रिपब्लिक है, केला उपजाता है, केला खाता है, किसी तरह जिंदा रहता है, ये कहां से सब्सिडी देगा? तो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये बात हुई है एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में कि इस सब्सिडी को भी कम किया जाना चाहिए। WTO भी समझ रहा है कि यहां पर विकसित कंट्री फायदा उठा रहा है, तो उसने कहा था कि डेवलप्ड अपना सब्सिडी 36% से कम करे। लेकिन ये कम कर भी देगा ना तो ये बहुत ज्यादा है, और इसको भी कह रहा है 24%। बेचारा ये तो पहले ही कम दे, इसकी हैसियत ही नहीं है देने के लिए, इतना बड़ा सब्सिडी है दे सकता है। पता है इंडिया ज्यादा किसको सब्सिडी देता है यहां पर भारत में एक्सपोर्ट सब्सिडी? सर्च करो किसको किसको एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलता है। यहां पर मात्र फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में कुछ एक्सपोर्ट सब्सिडी दिए जा रहे हैं, और अभी कुछ नहीं दिया जा रहा। इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सके। कभी कभी कुछ नियम बनते हैं जहां टैक्स वैक्स रिबेट कर दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, लेकिन इंडिया में ओनली फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए कुछ सब्सिडी, बागवानी फसलों के लिए, फूल की फसलों के लिए। नहीं तो इंडिया में इस तरह का एक्सपोर्ट सब्सिडी पॉपुलर नहीं देती है सरकार के पास हैसियत नहीं। तो जब डेवलपिंग कंट्री भारत का ये स्थिति है तो इन भिखमंगों का क्या होगा बेचारा? इसका मतलब दो तरह की सब्सिडी है, और एक फायदा पहुंचा रही है कहीं ना कहीं विकसित देश को, और हमारे तरफ लिमिटेशन है कि इसको कम करने के लिए, और हम लोग वहां गिरगिरा रहे हैं कि हमें अपनी वल्नरेबिलिटी को दूर करने के लिए देने दो। समझ में आई बात? तो इस दो तरह के सब्सिडी की बात हो गई है, इसको कम करना था, लेकिन यहां पर सेफगार्ड मैकेनिज्म का बात नहीं किया गया था कि अगर
interest of developing countries is getting harmed, if interest of developing country getting harmed by this practice, सब्सिडी दे देकर अगर विकसित कंट्री छोटे विकासशील देशों को नुकसान पहुंचा रही है तो फिर क्या? तो इसका कोई सॉल्यूशन एओए के पास नहीं था। उस कृषि समझौते में डब्ल्यूटीओ ने कोई बात नहीं कही थी, जो कि अब बात निकल कर आ रही है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की। 2016 के बाद ये संभव हो पाया कि अगर विकासशील देशों को ये लगेगा कि ये हमें हार्म कर रहा है तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत उन प्रोडक्ट्स को वो बैन कर सकता है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अभी 10% के कम, अभी अपने लिमिट से कम। मोदी राज में कम रहता है, भाजपा के राज में, कांग्रेस के राज में बढ़ जाता है। कभी कभी 13% भी हो गया था। जितना हमारा लिमिट है उससे 3% ज्यादा। समझ तो गए ना कि दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, एमएसपी सही है या गलत है, कृषि कानून डिफेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मन में कुछ है तो बोलो। क्या है कि इकोनॉमिक्स का क्लास है ना, तो इकोनॉमिक्स को तो ऐसे अब हमें भी खड़ा कर दोगे चौक चौराहे पे तो हम किसान के फेवर में ही बोलते हैं, उधर से भगत सिंह जाग जाता है अंदर से। लेकिन अभी तो इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं। अरे भाई इतनी दिनहीनता है हमारे देश में कि थोड़ा सा किसानों के लिए बात बोलनी चाहिए, इंपावर होना चाहिए उनको। तो सिंपैथी है, लेकिन जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। यहाँ पर बहुत लोग अपनी क्या को बोलते हैं, दाल सेकते हैं या रोटी सेकते हैं? रोटी सेकते हैं। दाल क्या बोलते हैं? दाल गलाना। यस, बहुत लोग यहाँ अपना दाल गलाते हैं या पकाते हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह के डोमेस्टिक सब्सिडी की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 सब्सिडी है, ग्रीन, एम्बर और ब्लू। उस तीनों सब्सिडी को थोड़ा सा देखो। ग्रीन, एम्बर, ब्लू। देयर इज नो रेड टाइप ऑफ बॉक्स सब्सिडी। ये गलत अवधारणा है, जिस बुक्स में लिखा है वो गलत है। डब्ल्यूटीओ ने कभी कहीं जिक्र नहीं किया लाल सब्सिडी। लाल रिस्ट्रिक्टेड लिख दिया है बुक में, रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित। अरे है ही नहीं तो प्रतिबंधित क्या? उसने पहले ही कह दिया है कि कहां कहां देना है, बाकी नहीं है जो तो नहीं देना है। तो ये अपने मन से लिखा गया है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जहां सब्सिडी अलाउड है और जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, अगर फार्मर का क्रॉप लॉस हो जाता है, फार्मर को कुछ इनोवेशन करना है, नई चीजें हैं, फार्मर को कुछ अवेयरनेस सरकार प्रोवाइड करा रही है, तो फिर ये सब्सिडी दी जानी चाहिए। ऐसा सरकार करती है। सरकार अगर टेलीफोन कॉल सेंटर खोल के बैठी है अवेयरनेस करने के लिए, फसल बीमा योजना अगर सरकार जारी करती है, अगर कोई इनोवेशन, कोई सोलर पैनल से अगर पंपिंग सेट चल रहा है, तो ये इस तरह की सब्सिडी आप अपने किसानों को दे सकते हैं, कोई रोक नहीं। इस तरह के जितने काम सरकार कर सकती है सरकार कर सके, कोई डब्ल्यूटीओ नहीं रोकने आएगा। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में वो सब्सिडी है जो किसानों के उपज को डायरेक्टली नहीं बढ़ाता है। ये सब्सिडी डायरेक्टली बढ़ा रहा है, ये किसानों को सहायता दे। फसल खराब हो गया तो लो फसल बीमा योजना, चलो तुम इनोवेट करो अपने आप को, नई चीजें, कुछ जानकारी दे दिया पेस्टिसाइड के बारे में, कॉल सेंटर खोल के वैज्ञानिकों से सलाह मशविरा करवा दिया। ये सब अपना देश में कर सकता है, ये इसके लिए डब्ल्यूटीओ रोकता नहीं है। यही ग्रीन बॉक्स में। हाँ बोलिए। एमएसपी यहां मेनली क्या है, एम्बर बॉक्स में एमएसपी, जो ये क्या है, इसको कम किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। दैट शुड बी रिड्यूस्ड, कम किया जाना चाहिए। बात यही है कि दिस टाइप ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडी शुड बी रिड्यूस्ड। डब्ल्यूटीओ में ये बात मान ली गई है कि एम्बर बॉक्स ये प्रोडक्शन को इनकरेज करता है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को हैम्पर करेगा। तो जो सब्सिडी प्रोडक्शन को इनकरेज करे उसको एम्बर बॉक्स में डाल दिया गया है और
समझने के लिए यही कि इसको कम किया जाना है। जो लिमिटेशन है वो दे दिया गया, आपको लिखवा दिया, डी मिनिमस सब्सिडी कितना दे सकते हैं, है ना, इसी में डी मिनिमस सब्सिडी। जब वल्नरेबिलिटी की बात आएगी तो 5% और 10% जो लिखवाया था ना, वो यही है कि आप 5% सब्सिडी दे सकते हैं, 10% दे सकते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, किसानों की वल्नरेबिलिटी दूर करने के लिए आप इतनी सब्सिडी दे सकते हैं। इसका मतलब एम्बर बॉक्स सब्सिडी शुड बी रिड्यूस, देना भी है तो जो WTO ने मेंशन किया है, इसीलिए MSP को कमजोर किया जा रहा है ताकि हम लोग ये लिमिट क्रॉस ना करें। अगर खुल के बांटने लगोगे, देवेंद्र सिंह की बात मानोगे, लेफ्ट इकोनॉमिस्ट की, पता नहीं कैसे बोल देते हैं लोग, इतने पढ़े लिखे लोग। कैसे बोल देते हैं, क्या लगता है? कुछ तो बोलना है, पावर, पॉलिटिक्स, यही इन्वॉल्व होता है। देवेंद्र सिंह की बातों को आप जब सुनेंगे ना तो सरकार को सुझाव देने के काम में बहुत आएगा। हम उनको फेसबुक पर फॉलो करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन अगर आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे ना तो आप सरकार के विरोधी बनेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। सरकार कोई भी हो गलत नहीं होती, सरकार के विरोधी बन जाएंगे आप अगर ब्लाइंडली फॉलो करें। ये आइडियोलॉजी जो है ना, ये आइडियोलॉजी जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, बोलूं या छोड़ दूं? ये जो आइडियोलॉजी है ये कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। हर जगह क्या हुआ है, ये फेल हुआ है हर जगह। मार्क्स कहते हैं कि प्रोलेटेरिएट हैज नथिंग टू लूज एक्सेप्ट चेन, गरीबों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। तोड़ दो बंधन को और क्या करो, विद्रोह करो, और जो सत्ता पर बैठे लोग हैं उसको उखाड़कर फेंक दो, पावर को अपने हाथ में ले लो। गरीबों की सरकार, जनता की सरकार, इक्वालिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया, मार्क्स ने इक्वल कर दिया सबको, सरकार गिर गई, सभी लोग बराबर हो गए, धन दौलत सब में बराबर बराबर बांट दिया गया। फिर आफ्टर सम टाइम अगेन समवन विल रूल, रूल करेगा या नहीं करेगा? इक्वालिटी किस तरह की इक्वालिटी? इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी, या इक्वालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं ये लोग, पता ही नहीं चलेगा। इनसे पूछोगे कि इक्वालिटी क्या है तो कुछ जवाब नहीं। किस तरह की इक्वालिटी? इकोनॉमिक इक्वालिटी, सबको पैसा बराबर बराबर बांट दें, ऐसा हो सकता है? इक्वालिटी, अगर ये लेफ्ट अगर इक्वालिटी की बात करें तो इनको समझाओ, इक्वालिटी का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इस देश में शिक्षा की बात ये लिब्रांडू नहीं करेंगे, ये गरीबी दूर करने की बात नहीं करेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। ये सरकार से अपने यूथ जो नौकरी के लिए जो बैठे हैं, तैयार खड़े हैं, इनको नौकरी के हक दिलवाने की बात नहीं करेंगे। सोचो, देश में अगर सबको शिक्षा मिले तो सब अपना अपना आगे काम कर सकता है कि नहीं? सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये कंसेप्ट है इक्वालिटी का, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अगर आज आप लोगों को सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सभी इस क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या सभी को डिप्टी कलेक्टर बना दें? हो सकता है? तो ये लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है ना, ये फेल है। आप इस बात को समझिए, गवर्नमेंट का कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा सही होती है। लेफ्ट भी अगर सरकार में आएगी, अब देखो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट इतने दिन सरकार में बनी रही, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आप नहीं देखेंगे। क्या गरीबी दूर हो गई? गरीबी नहीं है। कोई एक ऐसा आइडियल स्टेट, चाइना, लोग चाइना को अपना मसीहा मानता है, चाइना में देखो क्या हो रहा है, फ्रीडम नहीं है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। फिर इस तरह के किस तरह की इक्वालिटी? वहां पर भी कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को वहां प्रश्रय दिया गया है। चाइना में कहता है कि वहां पर सरकार ही संसाधनों का मालिक है, लेकिन देखो, खोलो जरा चाइना को, कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है, पूंजीपतियों का राज है वहां। लेकिन
नकली लेफ्ट आपको कह सकते हो, नकली लेफ्ट पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी भावना में बह के सरकार का क्रिटिसाइज नहीं करना। इस बात को समझिए। ये इस बात जो मार्क्स कहते हैं नथिंग टू लूज एक्सेप्ट द चेन, अगर आपने सत्ता को उखाड़ भी दिया तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन समवन विल रूल। फिर से इनइक्वालिटी। तो जो इनकम इक्वालिटी की बात करते हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, वो तो तब होगा व्हेन यू विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। जब सभी को बराबर बराबर अवसर मिलेंगे। तो शिक्षा का अधिकार दो ना, सभी को फ्री में पढ़ाओ। यहां पर प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीएवी, डीपीएस सब धंधा कर रहा है, उसके तरफ तो तुम लोग कभी बोलते नहीं हो, एक बार रैली निकालते नहीं हो, और किसान को लेकर बैठे हुए हैं सरकार को डिस्टर्ब करने के। अब एमएसपी का मामला क्लियर हुआ या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बहुत चीजें हैं चर्चा करने के लिए। किसी की भावना को अगर मैं आहत करता हूं तो डिस्क्लेमर है कि आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा अपना आइडियोलॉजी है रामा कृष्णा पार्टी, ठीक है। चलिए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर वो है सब्सिडी जहां पर प्रोडक्शन को कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। देखो, यहां पर वो सब्सिडी है जो उत्पादन कम करने के लिए दी जाए, उत्पादन कम करने के लिए। और डब्ल्यूटीओ में इसके लिए मंजूरी है। डब्ल्यूटीओ कहता है कि सब्सिडी दो, जस्ट लाइक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी में सब्सिडी दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या है ये? प्रोडक्शन कम करने के लिए। अब देखो, कोई अपना प्रोडक्शन कम कर रहा है, तुम कहोगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो तुम नहीं पढ़ोगे तो इसको कोई नुकसान है? कोई देश अगर कह रहा है कि मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो दूसरे देश को नुकसान है। इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इससे डब्ल्यूटीओ को कोई एतराज नहीं है। तो डब्ल्यूटीओ कह रहा है ठीक है, तुम जितना सब्सिडी अपने किसानों को दे सकते हो दो, प्रोडक्शन कम करो। पता है ये कब होता है? कुछ ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री। अगर वहां दूध का ज्यादा उत्पादन हो गया और दूध को वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाया तो वहां के किसान वल्नरेबल हो जाते हैं। तो पता है क्या किया जाता है वहां? बोलता है कि एक टाइम दूध निकालो, एक टाइम बछड़े को पिला दो दूध, मतलब कि दूध का प्रोडक्शन कम करो। तो जिसकी गाय है उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ? एक टाइम का तो दूध नहीं बेच पाएगा। तो वहां की सरकारें उसको सब्सिडी देती है, उत्पादन कम करने के लिए सब्सिडी, ताकि देश में सब खुशहाल अमन चैन बना रहे। नहीं तो ज्यादा दूध का अगर उत्पादन हो जाएगा तो बेच तो नहीं सकता, बर्फ गिर गया। ये जनरली कुछ देशों में होता है। बतला देता हूं, ब्लू बॉक्स सब्सिडी रेयर है, जो कि कहां दिया जाता है? नॉर्वे, आइलैंड, स्लोवेनिया, ऐसे देशों में दिया जाता है। नॉर्वे, आइलैंड और स्लोवेनिया, जहां पर कोई स्कोप नहीं है, तो वहां पर उत्पादन कम करने के लिए। मैंने दूध वाला एग्जांपल दिया था कि आप लोग समझ सके, कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है। उत्पादन को कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, ताकि जब वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो वहां चीजें सस्ती हो जाएगी और वो देश का इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। तो सरकार कहती है ठीक है, उत्पादन को भी थोड़े टाइम के लिए रोक दो, जो तेरा नुकसान होगा वो हम देंगे। तो वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां की सरकारें करती है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर नहीं हो। इसीलिए इस तरह की सब्सिडी अलाउड है डब्ल्यूटीओ में। तो डब्ल्यूटीओ में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में आपको एक एक चीज के बारे में समझ में आ गया, सब्सिडी के बारे में और एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, क्यों हम लोग एमएसपी को कम कर रहे हैं ये भी क्लियर हो गया है ना। अब चलिए ये थोड़ा हिस्टोरिकल घटनाक्रम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। शुरुआत करते हैं बाली पैकेज से। इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हैं। बाली है इंडोनेशिया में, शादी होगा तो जाना, बढ़िया टूरिज्म का स्पॉट है। बाली पैकेज इंडोनेशिया 2013, दिसंबर का महीना, ठंडी। और ठंडी क्या होती है उस समय जितना ये सब मीटिंग ईटिंग होता है ना, ये सब ऐसे मौसम में होता है। ये लोग सब छुट्टी मनाने जाता है, ये लोग कोई काम वाम उस तरह का बहुत बड़ा नहीं करता। ये बाली में जाएगा, बताओ बाली में
भाई नई दिल्ली में कर लेता तो इतना, नई दिल्ली में अब है क्या, गर्मी कुछ तो है नहीं। लंदन, तो लंदन नहीं जाएगा, जाएगा कहाँ, बाली। तो बाली ठंड का मौसम था, दिसंबर का महीना था। सभी लोग मिले और मिलने के बाद 3 चीज डिसाइड किए, हल्का हल्का सिप लेते हुए विंटर में डिसाइड किए TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। और इसमें कहा कि रेड टेपिज्म को कम किया जाना है। रेड टेपिज्म, इसको मतलब होता है लाल फीताशाही। रेड टेपिज्म इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब कि जितना निर्यात और आयात में लाल फीताशाही है कि ये लेंगे ये नहीं लेंगे, ये तेरा माल घटिया है ये बढ़िया है, और रोक देते हैं एक दूसरे के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, लाल फीताशाही रेड टेपिज्म खत्म की जाए। इसका मतलब क्या, निर्यात और आयात को अबाध रूप से चालू किया जाए, ट्रेड फैसिलिटेशन। और इसमें एक चीज कहा गया कि LDC में जितना भी ये प्रोडक्ट बनाता है इसके लिए सबका बाजार खुला होना चाहिए। मतलब कि ओपन द मार्केट, एवरी कंट्री शुड ओपन देयर मार्केट फॉर LDC एक्सपोर्ट्स। अगर LDC निर्यात करता है, निम्न विकास वाला देश अगर निर्यात करता है, तो हर देश उसके लिए अपना बाजार खोल के रखे। एक्सपोर्ट ड्यूटी नेग्लिजिबल, कम से कम। समझे या नहीं समझे? LDC कौन है? ये साउथ अफ्रीका, गरीब देश। तो कह रहा है क्या कि ये अगर गरीब देश अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो एवरी कंट्री शुड ओपन देयर मार्केट। अगर LDC निम्न विकास वाले देश निर्यात कर रहे हैं तो सभी देशों को इसके लिए बाजार अपना खोलना होगा। तो भारत को नुकसान होगा कि नहीं जी? और किसको फायदा होगा? LDC में किसका उत्पादन हो रहा है? LDC में किसका उत्पादन हो रहा है? कौन उत्पादन कर रहा है? डेवलप्ड कंट्री। अब अपने देश में तो जितना फैक्ट्री बनाना था बना लिए, तो अब साउथ अफ्रीका में फैक्ट्री लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? किसका इन्वेस्टमेंट है इधर? सारे डेवलप्ड कंट्री का इन्वेस्टमेंट है। चाइना का भी इन्वेस्टमेंट, भारत भी साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा नहीं है भारत ने नहीं किया। लेकिन जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहीं जाकर अब वहां माल बना रहे। अब उनको चाहिए बाजार, तो कहा कि भाई कैसे बिकेगा कहां अगर बाजार ने, तो कहा कि चलो खोलो सब लोग अपना अपना मार्केट। और किस लिए? अब सही बात भी है भाई, अगर इसका नहीं, ये अल्टीमेटली तो ये इन लोगों को तो भी गेन होगा। जहां पर फैक्ट्री है वहां इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में अगर पैसा रोटेट करता है, डिमांड जनरेट होता है, तो क्या होता है? मनी, डिमांड मनी, सप्लाई, तो मनी मल्टीप्लायर होगा या नहीं होगा? दिनेश सो रहा है, फिर तुम जितना उधर पढ़ा है सब निकाल दो, इधर नया चीज सीखो। तो डिमांड सप्लाई, मनी मल्टीप्लाई करेगा या नहीं? तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो किसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी, पूरे विश्व की समृद्धि होगी। अगर LDC एक्सपोर्ट करता है तो LDC की भी आय बढ़ेगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, साथ साथ में पूरे विश्व की इकोनॉमी बढ़ेगी जहां जहां ये डिमांड सप्लाई पहुंच रहा है। इसका मतलब मनी मल्टीप्लाई करेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। पता है क्या कहा गया, डाटा क्या दिया गया इसमें कहा कि 21 मिलियन जॉब ये क्रिएट करेगा TFA, 21 मिलियन जॉब्स, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में वृद्धि हो जाएगी। ये ग्रोथ लिख रहा है, $1 ट्रिलियन का ग्रोथ। $1 ट्रिलियन को कहते हैं लाख करोड़ में बतला देता हूं, 60 लाख करोड़। इतनी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी 60 लाख करोड़। अगर TFA साइन होता है और LDC से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमी विल इंक्रीज बाय $1 ट्रिलियन। वैश्विक अर्थव्यवस्था $60 लाख करोड़ से बढ़ जाएगी, बताओ। और 21 मिलियन जॉब, हर पप्पू पास करेगा, सबको नौकरी मिलेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब बताओ TFA पे साइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब ग्लोबल अर्थव्यवस्था इतना बूम होगा तो कोई इसको मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता है। तो बेचारे मनमोहन सिंह, इमोशनल आदमी, इकोनॉमिस्ट आदमी, उन्होंने हाँ कह दिया कि यस आई विल साइन। इधर अपराध हो गया इस देश में। बेचारे वो तो इकोनॉमिस्ट थे,
उन्होंने कहा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी बूम करेगी तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ हम टीएफए पर साइन करेंगे। लेकिन वो ये थोड़ा सा नहीं समझ पाए कि इससे जो विकासशील देश है उसको नुकसान भी हो सकता है। विकासशील नहीं, विकासशील को भी फायदा होगा। नुकसान कैसे होगा कि हम लोगों को वो कह रहा है डोमेस्टिक सब्सिडी मत दो, तो भैया तुम अगर उसके लिए मेरा बाजार खुलवा रहे हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें भी थोड़ा बोड़ा सब्सिडी देने दो यार, है या नहीं। इसका मांग मनमोहन सिंह ने नहीं किया। थोड़ा सा उन्होंने धीरे से बोला होगा, उन्हें सब्सिडी चाहिए, ऐसा बोला होगा, ऐसा बोला था उन्होंने। तो बोला तो WTO कहता है क्या, ठीक है आपके लिए एक पीस क्लाउज बना देते हैं। मनमोहन सिंह तो सीधे साधे समझदार आदमी थे ना, ज्यादा बोलते नहीं थे। पीस क्लाउज, शांति अनुच्छेद, डोमेस्टिक सब्सिडी वाला ही मामला के तहत ये तीसरा एग्रीमेंट। तीन चीज देखे ना आप अभी, टीएफए में क्या किया गया, रेड टेपिज्म को खत्म करो, एलडीसी के एक्सपोर्ट को खोलो, और तीसरा चीज क्या निकल कर आया, पीस क्लॉज, शांति अनुच्छेद। क्या था ये, दिस इज रिलेटेड टू फूड स्टॉक होल्डिंग। मनमोहन सिंह फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किए थे उस समय, 2013 का मौसम था। फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पास हुआ था, 2013, और दिसंबर में गए थे, ठंडे में ले रहे थे, और उस समय बात निकल गई। बेचारे ये सोचे कि यहां तो हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास करके गए हैं इंडिया में, तो कहे कि भाई हमें तो फूड स्टॉक होल्डिंग का इजाजत दो। मनमोहन सिंह इतने बुद्धू तो नहीं थे, लेकिन धीरे से बोले, बहुत जोर से नहीं बोले। तो उनको ना एक लॉलीपॉप दिया। ये पीस क्लाउज क्या है, लॉलीपॉप। और इस लॉलीपॉप में मनमोहन सिंह को यह दिया गया कि 2017 तक आप एमएसपी टाइप का सब्सिडी दे सकते हैं, मंजूरी है 2017 तक, 2017 तक। और पता है ये टीएफए साइन करने का डेट कब था, 2014। अगर मनमोहन सिंह 2014 में साइन कर देते टीएफए, और 2017 के बाद भारत का भविष्य खत्म। दो एमएसपी आप लोग दे नहीं पाते, क्योंकि पीस क्लाउज कब तक था, 2017 तक ही था। मतलब फूड स्टॉक होल्डिंग का इजाजत, एमएसपी देने का इजाजत कब तक था, 17 तक। अब तो हंगामा है क्यों बढ़पा थोड़ी सी जो पीली। उस समय यही हंगामा बढ़पा पूरे देश भर में कि मनमोहन सिंह देश को बेच के चले आए। लेकिन बेचारे बुजुर्ग थे, वो कहे 10 साल तो हम शासन कर ही लिए, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, चलो जो आएगा युग पुरुष वो संभालेगा, कम से कम हम लड़के 2017 तक का तो हासिल कर लिए। गेटिंग और नॉट, जितना उनके बस में था उन्होंने वो हासिल कर लिया। कहानी मजा आ रहा है या नहीं सुनने में, इतना ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए ये कहानी सुना रहा हूं कि समझ में आ जाए। 2017 तक मनमोहन सिंह जो कर सकते थे उन्होंने बेचारे ने किया। लेकिन यहां कौन जानता था कि युग परिवर्तन, काल पुरुष, युग पुरुष आने वाला है। और 2014 में क्या हो गया, सत्ता परिवर्तन, और मोदी आया, प्लेनली रिफ्यूज टू साइन टीएफए, साफ कह दिया। पहले आते के साथ कहा, तुम लोग गूगल कर लो, जैसे ही कुर्सी संभाला अगले ही दिन बोलता है इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इट्स पोजीशन एंड वी विल नेवर साइन टीएफए अंडर दिस एग्रीमेंट। लो, फिर हंगामा है क्यों बढ़पा, फिर से अब WTO कहा नहीं नहीं मोदी, मनमोहन तो कह के गया, तो मनमोहन कह दिया होगा बेचारा हम तो नहीं साइन करेंगे। अब मोदी ने मना कर दिया, इसका मतलब ये 21 मिलियन जॉब, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और ऐसा नहीं है कि भारत को फायदा नहीं होने वाला, भारत के सर्विस सेक्टर को बहुत फायदा होगा। ये तुम लोग जो इंजीनियर बनते हो तो कहां जाते हो काम करने के लिए, जाते हो या नहीं जाते हो, तुम लोगों को रोजगार मिलता है या नहीं। अरे स्किल्ड तुम लोग जाओगे या नहीं जाओगे साउथ अफ्रीका। मेरा तो दोस्त लोग अभी से बहुत लोग हैं साउथ अफ्रीका। हमने कहा एक दोस्त को, कह रहे सब लोग अमेरिका जाता है तो तुम साउथ अफ्रीका कैसे चला गया।
तो बोला कि अब यहां भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, समझ रहे हैं ना? गेटिंग और नॉट? मोदी मना कर दिया, लेकिन मोदी ने इसको टैक्टिकली हैंडल किया और 2014 से लेकर 2016 तक नाक में दम कर दिया WTO। जितना भी वार्ता हुआ, सभी वार्ता में मोदी बार्गेनिंग करता रहा। इस TFA को उसने क्या यूज किया? बार्गेनिंग टैक्टिक, कि हम TFA पर साइन करेंगे, लेकिन उसी शर्त पर जब तुम मुझे MSP की मंजूरी दोगे, जब तुम मुझे डोमेस्टिक सपोर्ट देने की आजादी दोगे। समझ में आया बात या नहीं? अंततः 2016 में मोदी साइंड TFA, इसमें मोदी जी ने साइन कर दिया और WTO को यह बात मानना पड़ा। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म का जो निर्यात सब्सिडी जो देता है ना विकसित देश, तो यहां भी स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के ऊपर बात हुआ। अभी बात और भी चल भी रही है, ये मामला और खुला हुआ है कि कैसे कैसे विकसित देशों के निर्यात को आप रोक सकते हो। यहां पर बात और अभी बहस अभी होनी है, चल रहा है। लेकिन मोदी ने 2016 में जब TFA साइन किया तो ये मनवा लिया कि जब तक वल्नरेबिलिटी है, जब तक हम देना चाहें, जब तक हमारा किसान वल्नरेबल है, जब तक हमें खाद्यान्न भंडारण की जरूरत होगी, तब तक हम लोग ये काम करेंगे। तो TFA में साइन भी होगी, अब ग्लोबल अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और भारत का किसान भी सुरक्षित है। बजाओ ताली। हो गया या नहीं हो गया? चलो अब इसको कल आगे पढ़ना, यहां तक रहना। यही है WTO एंड एग्रीकल्चर। क्लियर है?